जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को सभी लोगों को लाइक कर देना है, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आज का ये सेशन पढ़ने के लिए? तो फटाफट से कमेंट में लिख देंगे दोस्तों। और दोस्तों जो ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, एचपी टेट, एच टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य से अगर आप जुड़े हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो दोस्तों मैंने एक हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी राशि जो रखी है वो 1200 रुपये रखी है दोस्तों। और एक कोर्स आपका कोर्स लॉन्च के 1 साल तक वैलिड रहेगा, है ना। इसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, इसमें आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करें दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, यूकेएलटी, मास्टर कैडर वाले ये दोस्तों कोर्स आपको ज्वाइन करना है। ये नंबर दिया है तो नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और नीचे लिंक दी है, ठीक है। तो दोस्तों देर ना करें, अपनी तैयारी को व्यवस्थित बनाएं और ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आज हम दोस्तों अलंकार के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अलंकार तो आप लोग पढ़ते ही हैं, अलंकार के बारे में और पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं, स्टार्ट करें आज का इस सेशन। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन अलंकारों की महत्ता से संबंधित सही नहीं माना जाता, ये आपको बताना है। अभिनव जी, है ना, प्रवीण जी, नेंगी, रीमा वर्मा जी और भादरमल जी, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है ना। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, और दोस्तों अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विष्णुता आती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है ना। ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। बाकी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये जो कथन है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, सी नंबर गलत होगा यहाँ पर, है ना। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं बल्कि काव्य सौंदर्य में नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, है ना। और अन्य अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही है। तो यहां पर याद रख लेना कि अलंकारों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकार काव्य का सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। यानी कि जो सी नंबर है वो आपका सही होगा, सी नंबर आपका सही होगा, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, ये काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, है ना। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या फिर उभया अलंकार। अलंकार के भेद आपने पढ़े हैं दोस्तों, है ना, भेद पढ़े हैं, 2 नंबर पढ़ा है कि कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या फिर उभयालंकार। तो आपने शब्दालंकार तो पढ़े हैं, अर्थालंकार भी पढ़े हैं, उभयालंकार भी देखे हैं, है ना। छंदालंकार नहीं पढ़ा, यानी कि अलंकार का भेद नहीं है। विकल्प नंबर बी, छंदालंकार, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, छंदालंकार, ठीक है। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं दोस्तों, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, है ना। छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं है, तो छंदालंकार आपका यहां पर उत्तर सही होगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ें। अनुप्रास, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है। अनुप्रास अलंकार आप लोग समझते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, है ना, आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताना है कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण कौन सा नहीं है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति
या फिर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण कौन सा नहीं है ये बताना है स्वाति सिंगला जी, है ना, अस्मित शर्मा जी, सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 1 में अनुप्रास अलंकार का लक्षण कौन सा नहीं है, इसे हमें छांटना है। तो आपको पता है कि शब्द के प्रारंभ तथा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, बिल्कुल सही है। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, तो ये गलत है, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है, पंक्ति की संपूर्ण आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं होता, अन्य विकल्पों में अनुप्रास अलंकार के लक्षण माने जाएंगे। ठीक है, जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर आप समझ जाएंगे सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है। आपने पढ़ा है कि सर जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। शिल्पा सिंह जी, श्रीधर जी मौर्य, है ना, हेमलता जी, तो यहां पर देखो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, सा वर्णों की आवृत्ति हो रही, तो आपको बिल्कुल सरल है, बोले सर अनुप्रास अलंकार है ना, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ती ज्यादा, है ना। यहां पर इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, है ना। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सा तथा मा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, प्रमोद सैनी जी, डीपी यादव, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 5। कौन कौन से, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा अनुप्रास का अलंकार नहीं है। अनुप्रास का भेद नहीं है, तो अनुप्रास का भेद आपको याद रख लेना है, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 होते हैं, इनमें 3 महत्वपूर्ण होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्या और लाटा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, 5, इनको याद रख लेना। ठीक है, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहां छेकानुप्रास, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहां छेकानुप्रास, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, कोमला, परुषा तथा उपनागरिका। ठीक है, वृत्तियों के अनुसार जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर दोस्तों वृत्त्यानुप्रास। जिस रचना में या, रा, ला, वा, सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहां कोमला, जहां ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे टा वर्ण के वर्ण तथा द्वित्व वर्ण, वहां परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण भी आते हैं, तो इसके बारे में बताया, कोमला और परुषा के बारे में ये बताया है। वैसे लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन वे में समझाया गया है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। 3 नंबर, ऐसी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो सभी लोग बताएंगे, ममता पांडे जी, है ना, बबली कश्यप, आदर्श जी और रिंकू कुशवाहा जी, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है, आपको चयन करना है ना। सभी लोग बताएंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां उसमें कौन सा अलंकार होता है, उसमें होता है अनुप्रास। सभी को पता है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, इसको याद रख लेंगे। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, है ना, स्वर्ग नरकता हेतु, तो
तो यहां पर भी दोस्तों आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। सुमन जी है ना, अनुष्का जी, यहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास यानी ए नंबर आपका अनुप्रास बिल्कुल सही है, उमेश जी है ना, और कमला ठाकुर जी। अनुप्रास अलंकार तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अनुप्रास के भेद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, है ना, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, कौन सा अनुप्रास होगा दोस्तों, यहाँ पर राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। 4 विकल्प हैं, 4 में आपने 5 का उत्तर बता दिया कि सर 5 का जो उत्तर होगा वो होगा लाटानुप्रास, है ना, लाटानुप्रास इसमें सही हो जाएगा, है ना। इसको याद रख लेना दोस्तों, लाटानुप्रास है इसमें, है ना। यहां पर देखो कि प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और उत्तरार्ध का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। अतः यह क्या है, लाटा अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास, इसको याद रख लेना है, लाटा अनुप्रास, है ना। इसमें देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, यानी कि इस अल्प विराम को यहां कर दिया गया, यहां कर दिया गया दोस्तों, तो इसका अर्थ चेंज हो गया पूरी पंक्ति का, है ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। पंक्ति वही है, शब्द वही है, सिर्फ काय का अल्प विराम का अंतर, पंक्ति का अर्थ चेंज, है ना, पंक्ति का अर्थ चेंज हो गया, ठीक है। तो पंक्ति का अर्थ चेंज हो गया, लाटा अनुप्रास बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जननी तू जननी भाई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है, अमरजीत कुमार जी। जननी तू जननी भाई विधिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। जननी तू जननी भई विधिशन कछु ना बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएंगे। शशि मिश्रा जी, जननी तू जननी भई विधिशन कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है, और यहां पर आपका बिल्कुल सही अलंकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाटा अनुप्रास। कौन सा हो जाएगा, लाटा अनुप्रास, ठीक है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लाटा अनुप्रास अलंकार को भी आपको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा विस्तृत अध्ययन जब करवाऊंगा, तो उसमें लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, हाँ रोको मत जाने दो, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सो हाय, इसमें कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, है ना। अब दोस्तों अगर अनुप्रास ही पूछ लिया जाता कि अनुप्रास कौन सा अलंकार है, अगर अनुप्रास दिया जाता तो आप बता देते अनुप्रास, लेकिन अगर आपने अनुप्रास के भेद पढ़े हैं तब आप इसका बता पाओगे कि सर इसमें चूंकि अनुप्रास के एक ही भेद दिया है तो आप लगा दोगे वृत्यानुप्रास, है ना। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चूंकि इसमें एक ही दिया है तो आप वृत्यानुप्रास इसमें लगा पाओगे, है ना। जहां एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कई बार ताकि आवृत्ति हुई अतः वृत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही दोस्तों वहां पर वृत्यानुप्रास होता है, इसको याद रख लेना। वृत्यानुप्रास यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वृत्यानुप्रास बी नंबर, ठीक है। बी नंबर, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है, क्या होता है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, या फिर तीनों। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अधिक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार। अभी हमने पढ़ा ना कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ता की आ रही है, ठीक है, ता की आवृत्ति आ रही है, ता और ता की आवृत्ति बार बार हो रही है दोस्तों, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो
वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। तो अब नहीं लगता मुझे कि आप वृत्यानुप्रास भूलोगे, ये तीनों नहीं होगा, ये वृत्यानुप्रास होगा। जैसे यहां पर देखा ना अपन ने, तरण तनुजा तट तमाल, यानी कि ता की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर होता है वृत्यानुप्रास। अब वृत्यानुप्रास भूलना नहीं है, वृत्यानुप्रास हो जाएगा रिया नायक जी, है ना। यहां पर देखो कि ये जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास भूलना नहीं है, वृत्यानुप्रास आपका परफेक्ट हो गया है ना। अब यहां पर हम दोस्तों यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खदोतिर सम, जह तह करत प्रकाश। कौन सा अलंकार है? सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था कौन सा, एक तो सभी को पता है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक, और यहाँ पर सूर सूर तुलसी शशि, है ना, उडगन केशव दास। यहाँ पर दोस्तों आपका यमक अलंकार है, ये तो सभी को पता है, बी नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ एक सूर का तात्पर्य है सूरदास और दूसरे सूर का तात्पर्य है सूर्य से, सूर्य से और सूरदास, है ना। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा आपका, है ना। सूर्य मतलब सूरदास, सूर मतलब सूर्य, तुलसी शशि उडगन केशव दास, अर्थात सूर्य सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है ना। तो यहां पर ये जो सूर्य है इसका अर्थ है सूर्य, और ये जो सूर्य है इसका अर्थ है दोस्तों सूरदास, है ना। तो इसको याद रख लेना है कि सूर्य सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है और केशवदास नक्षत्र है, और आधुनिक कवि जुगनियों के समान तहां तहां प्रकाश, यानी कि सूर्य चंद्रमा है, ये भी याद रख लेना, सूरदास चंद्रमा है, तुलसी शशि, है ना, तुलसी शशि, सूर्य सूर्य है, सूर्य सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है। ऐसा कहा गया है कि जो सूर्य है, ये जो सूर्य है बिल्कुल सही है वो दोस्तों, इसको समझना है थोड़ा सा, है ना। कैसे? ये जो सूर्य है यानी कि सूरदास हैं, वो क्या है? सूर्य हैं। तो इस सूर्य का अर्थ है सूरदास और इस सूर्य का अर्थ है सूर्य, इसको अच्छे से समझना है। इस सूर्य का अर्थ सूरदास, इस सूर्य का अर्थ है सूर्य, यानी कि सूर्य सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है ना, इस प्रकार से। तो सूर्य सूर्य का अर्थ अलग अलग है और सूर्य सूर्य दो बार आया है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? प्रश्न क्रमांक 2। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में बताना है शशि जी, सक्षम जी, सुनीता जी, ब्लॉगर किंग जी, सम पंडित जी। कनक कनक तो ये तो सभी को पता है। बोले सर एक कनक का अर्थ होता है क्या? सोना। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, शब्द एक ही है और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, वहां यमक अलंकार होता है ना। तो यहाँ पर आपका यमक तो आपको भी पता है, प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहले शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे अर्थ का अर्थ है सोना। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो, प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कनक का अर्थ धतूरा, कनक का अर्थ सोना, है ना दोस्तों। सूर का अर्थ सूरदास, सूर का अर्थ सूर्य, यानी कि यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग। कनक कनकते सौगुनी, ये बचपन से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये बचपन से आ भी रहा है, कई बार आ पड़ा है ना। सुमन जी, सजना है मुझे सजना के लिए, हाँ सजना है मुझे सजना के लिए। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। वीर सिंह नमक जी, है ना, उपासना, बबली जी, डीपी यादव जी। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न क्रमांक 4 में बताना है। और अलंकार की बात हो रही है तो बोले सर जहां पर शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है ना। सूर सूर तुलसी शशि या फिर कनक कनकते सौगुनी, इसको हमने देख लिया। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तरणी तरणी। अब आपको बताना है
कि एक तरणी का अर्थ क्या है और दूसरी तरणी का अर्थ क्या है। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा अलंकार हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे, आरती मौर्य जी, आशुतोष तिवारी, नायब जी और हरिओम जी, है ना, रीना जी, सभी लोग बताएंगे, रिया नायक। प्रश्न क्रमांक तरणी, तरणी दो शब्द आया है, 2 बार आया है, बोले सर दोनों का अर्थ भी अलग अलग है ना। दोस्तों आपको पता है यमक अलंकार हो जाएगा, यमक हो जाएगा, यानी कि तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो यहां पर बी आपका सही हो जाएगा। गद्यांश में तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ एवं दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें पहले तरणी का अर्थ क्या है, सूर, जबकि दूसरे तरणी का अर्थ है दोस्तों क्या, नाव, नाव। अतः यहां पर यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तरणी, तरणी, है ना, इसको याद रख लेना है। यहां पर देखो, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का अलंकार है, तो कौन सा है। खग कुल कुल सा, कुल 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 सा बोल रहा, कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है सभी लोग। रुक्मणी जी वर्ड्स, है ना, भावना जी डीएसएसबी वाले हो या फिर पीजीटी वाले हो, टीजीटी वाले हो, कोई हो साथियों जो हिंदी साहित्य वाले हैं, वो हिंदी साहित्य वाले सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको कोर्स लॉन्च किया है और कोर्स मात्र 1200 रुपए में है, जो कि 1 साल तक आपका बैलेट कोर्स रहेगा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य संपूर्ण कवर किया जाएगा, हिंदी व्याकरण भी कवर किया जाएगा, ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। खग कुल कुल सा बोल रहा, यमक अलंकार। प्रथम कुल शब्द का अर्थ है समूह, द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द का पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक हैं। तो कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, है ना। यमक है, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी सुजान। अब यहां पर दोस्तों उर्वशी, उर्वशी शब्द कई बार आया है ना, और यहां पर और आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि उत्तर यहां पर आपको तो पता है कि सर यमक है, लेकिन यमक कैसे है वो देखो। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, अप्सरा नाम की एक उर्वशी, है ना, और दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, तीसरे उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर यमक अलंकार है ना। तो ये अप्सरा का नाम है एक उर्वशी, है ना, एक उर्वशी मतलब हृदय में बसी, ठीक है, और तीसरे अर्थ का आभूषण। तो यहां पर देखा कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, है ना, तू मोहन की उर्वशी, है ना, हबे उर्वशी सुजान। तो इस प्रकार से तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए आपने बताया कि ये है दोस्तों क्या, ये है अपना अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार ये भी आपने देख लिया, जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये क्लास रोज 9 बजे लगती है ना। चिरजीवऊ जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा बेहलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको पता चल गया कि चिरजीवऊ जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, है ना, को घटी ये ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर, कौन सा अलंकार है। तो यहां पर जो अलंकार हो जाएगा सोनू जी, वो हो जाएंगे कौन सा, श्लेष अलंकार, श्लेष हो जाएगा। श्लेष की परिभाषा देख लेते हैं। शिष्ट पदों से अनेक पर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं दोस्तों, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, और श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ ब्रस भानुजा और हलधर श्लिष्ट शब्द हैं दोस्तों, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे ब्रस भानुजा से ब्रस भानु, है ना, की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय का, तथा हलधर के वीर से बलदेव कृष्ण के भाई
और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर के अनेक अर्थ निकलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आवृत्ति केवल एक ही बार हो रही है, लेकिन इसके अर्थ अलेख निकल रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। इस प्रकार से बार बार आवृत्ति हो रही है, इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। लेकिन श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द की एक बार आवृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, है ना। तो ये श्लेष अलंकार होता है। इस श्लेष अलंकार सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिससे काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार? एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक अलंकार। तो जल्दी से बताएंगे आचार्य सुशील कुमार जी बैरागी, है ना, और सुमन जी, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स लेना है, कोर्स परचेस करके पढ़ना चाहते हैं, वो सभी साथी कॉल करके बता सकते हैं। नीचे नंबर भी चल रहा है, कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स से सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, टीजीटी पीजीटी, है ना। और दोस्तों जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है दोस्तों, कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है, या उपर्युक्त सबसे अलग होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि अर्थालंकार आपने पढ़े हैं, शब्दालंकार भी आपने पढ़े हैं। श्लेष अलंकार किसका भेद माना जाता है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में। 3 में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार होता है सरस्वती जी, प्रीति गोल, अनीता जी, रिया नायक जी, सभी लोग बताएंगे, सुषमा मौर्य जी। श्लेष अलंकार किसमें होता है? श्लेष अलंकार जो भेद है, वो भेद है दोस्तों किसका? शब्दालंकार का। शब्दालंकार का भेद है श्लेष। इसको याद रखना, जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये दोस्तों प्रमुख शब्दालंकार हैं, इनको याद रख लेना। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता ही है, कौन सा शब्दालंकार का भेद है, कौन सा अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद आपको पता होनी चाहिए, है ना, और अर्थालंकार के भी होने चाहिए। भूमिका त्रिपाठी जी, आप कॉल कर सकते हैं। जिनको भी साथियों को लेना है, जो पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो सभी लोग दोस्तों इस कोर्स से जुड़ जाएं। इस कोर्स की फीस ज्यादा नहीं रखी है, जिससे आप पर ज्यादा मतलब इसको हर व्यक्ति खरीद सकता है, हर व्यक्ति के पहुंच तक इस कोर्स की फीस रखी है, उससे बाहर नहीं रखी है ना। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यहां पर अलंकार बताना है। अलंकार आपको पता चल जाएगा कि अलंकार आपसे कितना बन रहा है, तब आपका यहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लेष यानी डी नंबर। अब इसको श्लेष अलंकार को इस यहां पर हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार है जब काव्य में एक शब्द एक बार हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी द्वारा रचित हैं। यहां समीर का दो अर्थ है। पहले समीर का शब्द का अर्थ है मदमस्त हाथी, तथा दूसरे समीर का अर्थ है शब्द का अर्थ है दोस्तों कुंज में प्रवाहित मंद वायु। तो समीर का दो अर्थ निकल रहे, यानी कि कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द के दो अर्थ निकलें, जहां एक ही शब्द के दो अर्थ निकलें वहां पर, या भिन्न भिन्न अर्थ निकलें वहां पर दोस्तों होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अंजो अंजो तर योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में, कौन सा अलंकार है? सभी लोग बताएंगे। यश रत्ती जी, अजऊ तर योना ही रहो श्रुति सेवन एक रंग में, कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 5 में, है ना। एस किरण जी और सभी को बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? अखिलेश कुमार यादव जी, अंजो तर योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में, जो अलंकार है वो अलंकार है दोस्तों श्लेष अलंकार। अब ये श्लेष अलंकार कैसे है वो देखो। तर योना पार ना लगना,
के टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए, अतः यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा तरयोना ही रहो। तो इसका दोस्तों यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं रूपक अलंकार की। दोस्तों हमने यमक अलंकार पढ़ लिया, अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, श्लेष अलंकार भी हमने देख लिया। अब हमें रूपक अलंकार पढ़ना है। कौन सा अर्था अलंकार है? हमने दोस्तों शब्द अलंकार पढ़ लिए थे, यमक, श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार के भेद होते हैं, है ना। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना, और वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार के भेद हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि श्लेष यमक शब्दालंकार है, शब्दालंकार है, यमक शब्दालंकार है, वक्रोक्ति शब्दालंकार है, तो अर्थालंकार कौन होगा? बोले सर रूपक। तो रूपक है अर्थालंकार, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थ के माध्यम से इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, है ना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपनहोती, अनन्वय, दोस्तों मानवीकरण, उल्लेख इत्यादि जो होते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है कि कौन से अर्थालंकार कहलाते हैं, कौन से शब्दालंकार कहलाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज मैं आपको बताता जाता हूं दोस्तों उसको नोट जरूर किया करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा निम्न में से बताइए कौन सा अर्थालंकार है, निम्न में से बताइए कौन सा शब्दालंकार है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी से बताओ सभी लोग। यहां पर दोस्तों उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। इसमें अलंकार चयन करने के लिए बोला तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की हम परिभाषा देख लेते हैं कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां होता है दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक के तीन भेद होते हैं दोस्तों, कौन से? निरंग, सांग और परंपरित, है ना। कितने भेद होते हैं रूपक के? तीन भेद होते हैं। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का अभेद हो रहता है। जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। इसको भी याद रख लेना है दोस्तों। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। इसमें मंच, रघुबर, संत, लोचन उपमेय तथा उपमान उदयगिरी, बाल पतंग, सरोज और भ्रंग उपमान है। ठीक है, तो यहां पर आपको दोस्तों क्या करना है? यहां पर आपको समझना है कि जहां उपमेय में उपमान के रूप, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां पर दोस्तों आपका रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार। इसको याद कर लेना। और मैंने आपको ट्रिक से भी बताया है अलंकार, यूट्यूब पर सर्च कर लेना ट्रिक से कि अलंकार को कैसे पहचानना है ना। एक बार में ही आप पहचान जाओगे। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में, बोले सर इसमें रूपक अलंकार है ना। चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदों हरिराई। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको चयन करना है, चरण कमल, है ना। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है और इस पंक्ति का अर्थ है कमल रूपी चरण, चरण कमल बंदों हरिराही। ठीक है, और दोस्तों वंदना करता हूं जहां रूपी शब्द का प्रयोग हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों की स्थिति समान होती है। चरण कमल, है ना। तो यहां पर आपका दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। आए महंत बसंत तुलसी मन मंदिर में बहरे। तो यहां पर दोस्तों उपमेय और उपमान में कोई क्या नहीं है? भेद नहीं है। यहां पर देखो चंद्र सा खिलौना नहीं बोल रहे, टोटल बोल रहे हैं कि चंद्र खिलौना ले हो। वो चंद्र है उसको खिलौना मान लिया गया है, वो खिलौना ही है ना। चंद्र खिलौना ले हो, यहां पर ये नहीं बोल रहे कि चंद्र सास खिलौना ले हूं। तो सा होता तो ये उपमान हो जाता, उपमेय हो जाता, उपमा हो जाता। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर दोस्तों जो है
कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूं। जहां रूपी शब्द का प्रयोग हो वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। तो चंद्र रूपी खिलौना, है ना, चंद्र रूपी खिलौना ले हो तो रूपी शब्द अगर आ जाए तो वहां पर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है ना। शशि मिश्रा जी बिल्कुल, चरण कमल बंदो हरिराई, ये कई बार पूछा जाता है। चरण कमल, है ना, चरण रूपी कमल, है ना, कमल रूपी चरण। ऐसे दोस्तों ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों, कमल रूपी चरण होगा, कमल रूपी चरण। और कमल रूपी चरण में रूपी रूपी रूपक हो जाएगा। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो जो पंक्तियों में अलंकार है वो रूपक है। मुख रूपी चांद, अब रूपी आ गया तो रूपक तो आप लगाओगे, है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार है रूपक, बहुत बढ़िया, है ना। उपमान का आरोप किया जाए, वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर होता है अपना रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के, उपरुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे। पंजाब मास्टर कैडर वाले इस क्लास को मिस मत करना, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, पंजाब मास्टर कैडर वाले, है ना। मुख कमल समीप सजे थे, इसमें रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई और दोस्तों उपमेय में उपमान का आरोप किया गया, अतः क्या है, रूपक अलंकार। सखी नील नभसर नभस्सर से उतरा ए हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मैत्रिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इसमें दोस्तों कौन सा रूपक, रूपक अलंकार के अपन ने 3 भेद पढ़े थे, है ना। सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। तो आपको कभी पूछा जाए कि रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो 3 भेद आपको बताना है, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो 5 आपको बताना है, 5 अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं और यहाँ पर परम्परित रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का अर्थ है कि तारा गण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया, चुग लिया। यहाँ रूपी रूपी आ गए दोस्तों, हंस रूपी, है ना, तारा रूपी, तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, इसलिए दोस्तों परम्परित रूपक होगा। उत्प्रेक्ष अलंकार की बात करें तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। हाँ शशि मिश्रा जी, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुला खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर बोले सर, यहाँ पर अपन उत्प्रेक्षा तो पढ़ ही रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा ही है, ये तो कॉमन है, सभी लोग बता देंगे, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे कि ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यालोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकता कृति में उपयुक्त पंक्तियों में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है ना। तो इसको याद रख लेना। और जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में मूल्यांकन से इसे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये डाउट वाला प्रश्न था, डाउट वाला, है ना, डाउट वाला था। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका एक और है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, है ना, वहां कौन सा अलंकार हो जाए। बहुत बढ़िया परिभाषा यहाँ पर दी गई है ना। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ वाचक शब्द होते हैं दोस्तों इसके, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है, सभी लोग बताएंगे। जब उपमेय में उपमान यूके प्रवक्ता में आया था, ओके, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है इसमें कौन सा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा इसको देखो कैसे बनेगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जानऊ, जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं दोस्तों। जहां पर मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जानऊ, जनु ये शब्द आते हैं, अपन बोलते ना कि मानो चंद्रमा सा सुंदर, इस प्रकार से बोलते ना अपन कुछ कुछ, मानो, जानो, है ना,
तो उत्प्रेक्षा में अलंकार में जब भी आएंगे तो मानो, मानव, मनहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, इस प्रकार से शब्द आते हैं, है ना। और उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्ष अलंकार तीन प्रकार का होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत उत्प्रेक्षा। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है ना। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना व्यक्त की जाए वस्तु में, है ना, वस्तु में, तो वस्तु उत्प्रेक्षा। जहां संभावना के मूल में कोई कारण हेतु हो वहां हेतु उत्प्रेक्षा। जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहां फलोत उत्प्रेक्षा। तो हमने यहां पर देख लिया कि जब हमें क्या पहचानना है उत्प्रेक्ष अलंकार, तो हम जानहु मानहु इन शब्दों को, इन वाचक शब्दों को जानेंगे, है ना। और उत्प्रेक्ष अलंकार के होते हैं तीन भेद। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। इनको भी हमें याद रख लेना। पीपर पात सरस मन डोला, उपमा अलंकार आ गया दोस्तों। पीपर पात सरस मन डोला, ये भी आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है और 1 में आप बताओगे। हाँ, घटना चक्र बुक है। पीपर पात सरस मन डोला में जो मन है, इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है कौन सा है? इसमें मन बताना है। मन क्या है? मन, बिल्कुल सही है। इसके अंग होते हैं उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। ये चार अंग होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि उपमा के दो भेद होते हैं, एक तो होता है लुप्त उपमा, एक होता है पूर्ण उपमा, है ना। ये दोस्तों दो भेद होते हैं उपमा अलंकार के, लेकिन इसके चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं और दो भेद होते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंग के उपस्थित होने के कारण यहां पर तो आपका उपमेय होगा। मन क्या है? तो मन उपमेय है। मन क्या है? उपमेय है मन, है ना। तो यहां पर देखो चारों अंगों के उपस्थित होने के कारण यहां पर सबसे बड़ी बात तो पूर्ण उपमा अलंकार है, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि पीपर पात उपमान है। पीपर पात क्या है? पीपर पात उपमान है और मन क्या है? उपमेय है। उपमेय है ना। तो उपमान और उपमेय याद रख लेना। पीपर पात उपमान, मन उपमेय, डोला साधारण धर्म है और सरस जो है ये वाचक शब्द है। तो आपको क्या याद रखोगे? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमा, उपमेय, उपमान, है ना, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों अंग अगर आते हैं, चारों अंग अगर आते हैं तो होता है पूर्ण उपमा। और अगर चार में से एकाध अंग जो है वो मिस है तो वहां पर हो जाता है लुप्त उपमा, है ना। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व बना जाता है दोस्तों। उपमा अलंकार, है ना, उपमा अलंकार के कवि कहे जाते हैं कालिदास जी, आपको पता होगा। और उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, है ना। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तो वहां पूर्ण उपमा, और जब दोस्तों इनमें से किसी एक की कमी रहती है तो लुप्त उपमा। अब यहां से उपमा के बारे में आप समझ गए होंगे कि सर उपमा के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। उपमा के चार अंग होते हैं, है ना, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, है ना, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये होते हैं। अगर ये चारों ही अंग अगर उपस्थित हैं तो हो जाएगा पूर्ण उपमा, और चार में से अगर एक उपस्थित, एक भी अगर गायब है तो हो जाएगा लुप्त उपमा, ठीक है। तो ये पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, इसको समझना है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपरुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। इसमें कौन कौन सा अलंकार है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर इसमें सारे के सारे जो हैं अंग उपस्थित हैं, यानी कि पूर्ण उपमा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना है बी नंबर पूर्ण उपमा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्ण उपमा यहां पर देखते हैं कि जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहां पर होता है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम तथा दीप के उपमान है, तन तथा मन के उपमेय हैं। वाचक शब्द दोनों में, है ना, साधारण धर्म जो है धुल चुका तथा जल चुका है। अतः यहाँ पूर्ण उपमा
अलंकार माना जाता है ना। ये दोस्तों शब्द सा ये वाचक शब्द हो जाएंगे, है ना। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बताना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि पीपर पात सरस मन डोला, तो सरस क्या है, सरस क्या है दोस्तों, है ना। सरस क्या है, बोले सर सरस जो है ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द है, और ये वाचक शब्द ही उपमेय और उपमान में एकता स्थापित करता है। उपमेय और उपमान में एकता स्थापित करता है कौन सा, वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वाचक शब्द जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिसमें उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो उपमेय उपमान आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। अलंकार का वीडियो एक बार देख लेना, मैंने अलंकार का वीडियो बिल्कुल सरल वे में बताया है, एक एक लाइन में अलंकार बताया कि कैसे आपको अलंकार को पहचानना है। तो अलंकार का वीडियो सभी लोग देख लेंगे, है ना, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। रोज रात्रि 9 बजे ये दोस्तों अपना 40-50 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। कल और बाकी के जो अलंकार हैं उनको पढ़ेंगे, भ्रांतिमान आदि अलंकारों को पढ़ेंगे, है ना। तो सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, और जितने भी साथी दोस्तों मैं कहता हूं कि सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, जितने भी हिंदी साहित्य वाले हैं। इसका जो कोर्स प्राइस रखा है आपकी पहुंच से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। आप लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, और एक कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इस कोर्स को आपको दोस्तों क्या करना है, इस कोर्स को परचेस करके आपको पढ़ना है, तब आपकी जो तैयारी है बहुत मजबूत होगी, बहुत अच्छी होगी। यहां पर आपको विस्तृत अध्ययन मिलेगा। विस्तृत अध्ययन के बाद दोस्तों आपको यहां पर ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे, ट्रिक से आपको रचनाएं याद करवाई जाएंगी, ट्रिक से कवियों को याद करवाए जाएंगे, ट्रिक से दोस्तों बहुत ही ट्रिक से बहुत सारी चीजें याद करवाई जाएंगी। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें, और साथ ही आपका आकलन कैसे हो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी यहां पर टेस्ट भी रहेंगे, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी के लिए हिंदी साहित्य जिसमें भी जिस एग्जाम के में पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए ये हिंदी साहित्य का कोर्स आप लोगों के लिए दोस्तों क्या है, बहुत ही अच्छा है, और आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया गया, और आप लोग इसको ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करें, जिसको इसके बारे में जानकारी लेना है वो जानकारी ले सकता है। ठीक है, कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है, कैसे करना है। तो सभी साथी, मैं कहता हूं कि सारे साथी दोस्तों इसकी प्राइस 1200 रुपए है, और 1200 यानी कि आप लोगों से पूछकर ही इसकी प्राइस रखी गई है सभी साथियों से, है ना। 5000, 15000, 20000 इसकी नहीं रखी गई दोस्तों। हिंदी साहित्य जिसमें आपका दोस्तों क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, व्याकरण भी कवर किया जाएगा, हिंदी साहित्य भी पूरा कवर किया जाएगा, साथ ही ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, साथ ही टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, है ना। तो सभी लोग दोस्तों परचेस करें, और वीडियो को सभी लोग लाइक करें। रोज 9 बजे क्लास होती है ना। पेड मेंबर की शाम को 5:30 बजे क्लास होती है। जो पेड मेंबर हैं जिन्होंने पेड परचेस किया है उसका 5:30 बजे लाइव क्लास होती है। रिकॉर्डेड कोर्स आपको ऐप पर मिलता है ना। टेस्ट भी आपका होता है चैप्टर वाइज। तो जरूर दोस्तों आपको यहाँ पर इस कोर्स को परचेस करना है, और बता देना है कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है ना। तो जल्दी से दोस्तों अभी डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।